कल के क्लास में कोई प्रॉब्लम किसी को? देख के रखिएगा, फिर जो प्रॉब्लम होगा बोलिएगा। अब एक हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे आज। इलस्ट्रेट द इसेंशियल ऑफ ए मुस्लिम मैरिज एंड ऑल्सो डिस्कस व्हाट मैरिजेज आर प्रोहिबिटेड अंडर मुस्लिम लॉ। कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे? कल हम लोग डिस्कस किए थे कि जो मुस्लिम मैरिज है उसका क्या नेचर है, ये डिस्कस किए थे हम लोग ना। हां, तो हम लोग देखे थे कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, उसका लीगल एस्पेक्ट देखे थे, सोशल एस्पेक्ट देखे थे, रिलीजियस एस्पेक्ट देखे थे। आज हम लोग कर रहे हैं कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से मुस्लिम मैरिज को वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल चाहिए, क्या क्या कंडीशंस को अगर फुलफिल किया जाएगा तो मुस्लिम मैरिज जो होगा वह वैलिड होगा। इलस्ट्रेट द इसेंशियल्स ऑफ ए मुस्लिम मैरिज, क्या क्या उसका एसेंशियल है वह बताइए। एंड डिस्कस, और यह भी डिस्कस कीजिए, व्हाट मैरिज आर प्रोहिबिटेड अंडर मुस्लिम लॉ। यह उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट 2014 का। 23 चल रहा है, 24 चल रहा है, अभी 2014-15 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, यूपी हायर जुडिशरी में। ठीक है, तो अब हम कुछ कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। आपके जो भी बुक है आप लोगों के पास, वहां देखिएगा, राइट डाउन कीजिएगा, लिखते चलिएगा। सबसे पहला 5 पॉइंट है, इस पर हम लोग बनाए हुए हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है प्रोपोजल एंड एक्सेप्टेंस। कल भी इसमें थोड़ा सा हम लोग इसका जिक्र किए थे कि अगर ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है। ओके, सबसे पहला पॉइंट प्रोपोजल एंड एक्सेप्टेंस, पहला एसेंशियल। दूसरा एसेंशियल फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दूसरा एसेंशियल। तीसरा एसेंशियल कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, जो थर्ड एसेंशियल है वो है कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। चौथा एसेंशियल ऑप्शन ऑफ द प्योरिटी, ऑप्शन ऑफ द प्योरिटी। एंड फिफ्थ जो एसेंशियल है वो है किसी और तरह का कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, नो लीगल डिसेबिलिटी। जिसके अंदर हम लोग जो देखते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी हम लोग देखते हैं, उसके अंदर हम लोग जो है बहुत सारी चीज को देखते हैं, आगे इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये 5 पॉइंट आप लोग यहां देखिए, प्रोपोजल एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, ऑप्शन ऑफ प्योरिटी, नो लीगल डिसेबिलिटी। राइट डाउन कर लिए 5 पॉइंट को आप लोग। बोलिएगा। हो गया है। अब देखिएगा, आप लोग प्रपोजल जानते हैं, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ये वर्ड तो सुने होंगे आप लोग। ये वर्ड आप लोग कहां सुने हैं, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस? वेरी गुड, आप हम कल भी बताए हुए थे और इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े हैं। यानी कि 2 पार्टी होगा, शादी करने के लिए 2 पार्टी होता है, तो 2 पार्टी होगा, एक पार्टी क्या करेगा, प्रपोजल देगा, ठीक है ना, प्रस्ताव, जिसका इसका हिंदी होता है प्रस्ताव, और इसका जो उर्दू वर्ड है वो होगा आपका इज्ब। आई देख लीजिएगा, आप लोग अगर इंग्लिश पर देख रहे होंगे, हम उर्दू वर्ड बता दे रहे हैं साथ में, उर्दू वर्ड का इस्तेमाल आप लोग एग्जाम में कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिएगा, प्रपोजल IJAB, ऑफर का उर्दू वर्ड है, ऑफर। प्रपोजल मतलब होता है ऑफर, एक पार्टी क्या करेगा, ऑफर देगा, और दूसरा पार्टी क्या करेगा, उसका एक्सेप्टेंस, स्वीकृति देगा, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं कबूल।
IJAB, हिंदी में लिखा था इजब, और ज के अंदर बिंदी रहता है ब, इजब। और दूसरा पार्टी क्या करेगा? एक्सेप्टेंस देगा, यानी कि वह कहेगा कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसका उर्दू है कबूल। तो सबसे पहला एसेंशियल जो है वो है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी के द्वारा, एक जो है एक पक्ष के द्वारा क्या होगा? प्रस्ताव दिया जाएगा, दूसरे पक्ष के द्वारा कबूल किया जाएगा, स्वीकृति दी जाएगी। एक केस है इसमें, आप लोग केस को देख लीजिएगा, आपके बुक में केस भी होगा, हम एक दो केस बता देते हैं। एक केस है आपके बुक में, देख लीजिएगा, जेनेवा वर्सेस अब्दुल रहमान, जेनेवा वर्सेस अब्दुल रहमान। तो इस केस में जो कहा गया था वो बता देते हैं, ठीक है। इसमें यही कहा गया कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, ये प्रस्ताव देने का, यानी कि प्रपोजल देने का, और उसका जो एक्सेप्टेंस दिया जाता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। स्पेसिफिक फॉर्मेट नॉट नेसेसरी। 1945 का केस होगा ये, पेशावर का। हाँ बिल्कुल, आप लोग पास साइटेशन होगा, देख लीजिएगा। यह जो केस हम बता रहे हैं, जेनेवा वर्सेस अब्दुल रहमान, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1945, पेशावर। इसमें कहा गया है कि ये जो प्रपोजल दिया जाता है या एक्सेप्टेंस किया जाता है, इसके लिए कोई नेसेसरी, कोई स्पेसिफिक, ठीक है ना, नेसेसरी नहीं, सॉरी, स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक जो है वो फॉर्म्स नहीं होता है। जैसा कस्टम में चला आ रहा है उसी तरीके से, देयर इज नो पार्टिकुलर फॉर्म इन विच द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस शुड बी मेड। हम केस का जजमेंट बता रहे हैं, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। देयर इज नो पार्टिकुलर फॉर्म, कोई खास फॉर्म नहीं होता है। इसी तरह के फॉर्म में आपको प्रपोजल देना है या इसी तरह के फॉर्म में आपको एक्सेप्टेंस करना है, इसकी जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो पार्टिकुलर फॉर्म इन विच द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस शुड बी मेड, यानी कि आप, क्या है, एक मिनट, क्या करना है? केस का नाम फिर से बोलना है, मैसेज चला गया। नहीं नहीं, बाकी लोगों को इशू नहीं है ना। हाँ, तो जिसका भी इशू है वो आप लोग का पर्सनल, आप लोग के पास इशू है, बाकी तो और कहीं इशू नहीं देख रहे हैं। निशा सही है, मौसमी, अतुल, ठीक है ना, बाकी लोग सही हैं। वैसा नेट आपका कोई किसी खास जगह, ऐसी जगह जाइए जहां पर आपका नेट जो है कवर हो। हाँ, अभी जब केस बोल रहे थे, केस का नाम फिर से बोल देते हैं, ZA स्पेलिंग बताते हैं, ZAINABA वर्सेस अब्दुल रहमान, वर्सेस अब्दुल रहमान। ऑल इंडिया रिपोर्ट, इसका जो साइटेशन है वो है ऑल इंडिया रिपोर्टर AIR 1945, पेशावर का केस है यह। इस केस में जो जजमेंट आया वो ये कह रहा है, ये केस में ये डिस्कस हुआ है, ठीक है ना, कि कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता है कि आपको इसी फॉर्मेट पे आपको प्रपोजल देना है या इसी फॉर्मेट पर आपको एक्सेप्टेंस देना है। यह जरूर जो है कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। आप ओरली या राइटिंग दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। आप ओरली भी प्रपोजल दे सकते हैं, मौखिक भी आप क्या कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, और मौखिक भी आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। मुस्लिम लॉ के हिसाब से, मुस्लिम विधि में विवाह के लिए जो प्रपोजल दिया जाता है, जो एक्सेप्टेंस दिया जाता है, उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, ठीक है।
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मे बी आइदर ओरल और इन राइटिंग। ओरली दे रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप मुंह से दे रहे हैं प्रपोजल और वहां से एक्सेप्टेंस आ रहा है, ठीक है, कबूल है कबूल है कबूल है, आप देखते होंगे मूवी वगैरह सब में। अगर ये चीजें रिटर्न में जा रही है उसको हम लोग कबूलनामा बोलते हैं। ये वर्ड लिख लीजिएगा, कबूलनामा। अगर हम लोग ये काम अगर राइटिंग रिटर्न डॉक्यूमेंट पे करते हैं, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट पे जाता है, इसको हम लोग, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग कबूलनामा कहते हैं। और फ्यूचर में यह डॉक्यूमेंट मैरिज के एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यह मैरिज के एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वेयर द वर्ड्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लेड डाउन इन राइटिंग इन रिटन डॉक्यूमेंट, सच ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कबूलनामा। QUBOOL नामा, NAMA, कबूलनामा। और इस डॉक्यूमेंट का क्या मतलब की इंपॉर्टेंस है? इस डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस है एज ए एविडेंस। इसको हम लोग साक्ष्य के रूप में, विवाह के साक्ष्य के रूप में हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ेगी तो। क्लियर? इसीलिए हम लोग अभी जो हम लोग का ये आ रहा है कौन सा DPSP में हमारा जो है क्या बात चल रही है अभी, मैरिज को रजिस्टर्ड करने के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी यह पॉइंट है कि मैरिज को अभी क्या है, आप हिंदू मैरिज एक्ट जब पढ़ेंगे वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। यानी कि आप शादी को रजिस्टर्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा गया है कि किसी की शादी अब अगर होगी तो उस स्टेट में यह नियम रहेगा कि आपको जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, लॉ बनाएगी, उस हिसाब से आपको अपनी शादी को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ताकि इसका इस्तेमाल एज ए एविडेंस किया जा सके। क्लियर? तो हमारा ये पहला हमारा जो है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप लोग पढ़े हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह समय पढ़े हैं, सेम चीजें हैं, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बस ध्यान रखना है कि अगर कबूलनामा है तो इसका मतलब है कि रिटन डॉक्यूमेंट है, ओरली भी हो सकता है, और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में खूब पढ़े हैं, तो वहां कोई दिक्कत नहीं, सेम चीजें हैं यहां भी। इसके लिए कोई खास फॉर्मेट नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। यह मेरा पहला एसेंशियल, मुस्लिम लॉ के हिसाब से मुस्लिम मैरिज के लिए जो मेरा पहला एसेंशियल है यही है। दूसरा आ जाइए, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इसको भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो एक प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में थोड़ा सा कुछ और हम डिटेल बता देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से जो परे है, तो हम लोग सेकंड पर आएंगे। सबसे पहले तो ये चीज बता ही दिए हैं कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होगा। दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, प्रेजेंस, सेकंड नंबर है प्रेजेंस, उपस्थिति, प्रेजेंस, ठीक है, एक दूसरे के प्रेजेंस में, ठीक है। जब भी प्रपोजल या एक्सेप्टेंस दिया जाएगा तो एक दूसरे के उपस्थिति में होगा। द वर्ड्स कन्वेइंग प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी अटर्ड इन ईच अदर्स प्रेजेंस। और अगर पार्टी प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, उसके जो एजेंट हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, समझे, इन प्रेजेंस ऑफ देयर एजेंट्स, जिसको हम लोग वकील्स बोलते हैं, VAKILS, VAKILS, वकील जानते हैं ना, एजेंट को हम लोग वकील बोलते हैं। तो जब भी कोई पार्टी
प्रपोजल दे रहा है विवाह का और दूसरा पार्टी एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो वह एक दूसरे की उपस्थिति में होनी चाहिए। अगर पार्टी उपस्थित नहीं है तो उसके एजेंट को वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, ताकि एक ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि एक दूसरे का वर्ड सुनाई पड़ना चाहिए, उसका प्रपोजल सुनाई पड़ना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस सुनाई पड़ना चाहिए। क्लियर? ये एक दूसरा समझ में आ गया, प्रेजेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वन मीटिंग। सेकेंड नंबर लिखिएगा, वन मीटिंग। वन मीटिंग। अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो रहा है तो एक ही मीटिंग में होना चाहिए। यह नहीं कि हम आज प्रपोजल दे दिए और किसी दूसरे मीटिंग में कोई एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वह वैलिड मैरिज नहीं कहलाता है। ओके, ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो एक ही मीटिंग में होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इसमें विटनेस। अब गवाह का देखिएगा, थर्ड नंबर विटनेस, विटनेसेस, गवाह। सुन्नी लॉ के हिसाब से, ठीक है ना, द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ टू मेल विटनेसेस। सुनिएगा ध्यान से, यहां पे थोड़ा सा आप लोग सतर्क हुई सुनिए मेरी बात को। अगर सुन्नी है, ठीक है ना, अगर सुन्नी, मुस्लिम में बताए थे आपको, सुन्नी स्कूल बताए थे, सिया स्कूल बताए थे, तो अगर सुन्नी लॉ के हिसाब से देखते हैं तो गवाह कितने होने चाहिए? तो कहता है कि शादी के समय जो गवाह है वह दो मेल होना चाहिए, टू मेल। और अगर दो मेल नहीं है तो एक मेल, वन मेल और एंड टू फीमेल। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम लोग सुन्नी लॉ के हिसाब से देखते हैं तो शादी के समय में जो विटनेसेस होगा, जो गवाह होगा, या तो दो पुरुष होने चाहिए, तो चलिए ठीक है दो पुरुष नहीं है मान लीजिए, तो एक पुरुष होना चाहिए एंड दो फीमेल होनी चाहिए। इस बात को समझे कि नहीं समझे आप लोग? और जो भी विटनेसेस है वह सेन होना चाहिए, मतलब सेन मतलब पागल नहीं होना चाहिए, स्वस्थ मानसिकता का होना चाहिए, सेन होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए और मुस्लिम होना चाहिए। ओके, और अगर आप सुन्नी लॉ के हिसाब से देखते हैं, ध्यान समझिएगा, अभी सुन्नी लॉ बता रहे हैं आप लोगों को। अगर सुन्नी लॉ के हिसाब से देखते हैं तो अगर विटनेसेस नहीं है तो मैरिज जो होगा उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, बल्कि मैरिज क्या माना जाएगा? इर्रेगुलर माना जाएगा। ये बातें आ गई समझ में? अगर आप लोग इर्रेगुलर मैरिज नहीं जानते हैं, वॉइड मैरिज तो जानते ही हैं, तो इर्रेगुलर हम लोग इसको नेक्स्ट हम लोग क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग ये याद रखिए कि हम लोग जो यहां पढ़ रहे हैं, सबसे पहला जो हम लोग जो एसेंशियल पढ़ रहे हैं, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का जो पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वह ओरल में होना चाहिए या फिर राइटिंग में होना चाहिए। अगर राइटिंग में हो रहा है तो उसको हम लोग कबूलनामा बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक दूसरे की उपस्थिति में होना चाहिए, अगर उपस्थित नहीं है दोनों पार्टी तो उसका एजेंट उपस्थित होना चाहिए। अच्छा, ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है वह एक ही मीटिंग में होना चाहिए, ये नहीं कि आज प्रपोजल दिए और 10 दिन बाद फिर दूसरा मीटिंग किए जहां पे एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मीटिंग में प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए।
और जब विटनेस की बात आती है, कितने गवाह होने चाहिए, तो सुन्नी लॉ के हिसाब से, ठीक है ना, 2 मेल मेंबर होना चाहिए गवाह में। ठीक, अगर 2 मेल मेंबर नहीं है, मान लीजिए एक ही मेल मेंबर है, तो 1 मेल मेंबर और 2 फीमेल मेंबर होना चाहिए। 1 मेल मेंबर एंड 2 फीमेल मेंबर। अगर मान लीजिए गवाह उपस्थित नहीं है, तो उसको, उस मैरिज को वॉइड नहीं माना जाता है सुन्नी लॉ में, बल्कि इर्रेगुलर माना जाता है, अनियमित, इर्रेगुलर मैरिज माना जाता है इसको। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे? कुछ पूछ रहे थे कोई? नहीं, नहीं, निकाह वो दैट इज वो मेहर के समय काम आएगा आनंद। जो डोवर पढ़ेंगे वहां पे निकाहनामा में भरा जाता है कि कितना मेहर वो आता है वो, ठीक है ना। अब आ जाइए, ये तो सुन्नी लॉ का हो गया। अब सिया लॉ में देखिए कितना चाहिए। विटनेसेस आर नॉट नेसेसरी। अगर हम लोग सिया लॉ के हिसाब से देखते हैं तो मैरिज के समय में, एट द टाइम ऑफ मैरिज, विटनेसेस आर नॉट नेसेसरी, कोई गवाह की जरूरत नहीं है। ओके, वहां पे गवाह की जरूरत कब होती है सिया में? मैरिज के डिसोल्यूशन के समय में होती है, जब संबंध विच्छेद होता है, जब विवाह विच्छेद होता है, तब वहां पे विटनेसेस चाहिए। ठीक है, क्लियर? दोनों में अंतर समझ में आ गया ना, सिया लॉ में और सुन्नी लॉ में? ठीक है। और अगर किसी माइनर की शादी हो रही है, अकॉर्डिंग टू मतलब कि सिया लॉ, अगर किसी माइनर की शादी हो रही है और वह उसका उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन वहां पे देता है? माइनर के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस कौन देता है? गार्जियन देता है। उस समय में 2 हमको एडल्ट मेल मेंबर की जरूरत होती है एज ए गवाह। सिया लॉ में भी अगर किसी माइनर का शादी हो रहा है तो माइनर के बिहाफ पे कौन होते हैं? गार्जियन होते हैं। यानी गार्जियन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, गार्जियन क्या कर रहा है? एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो जब गार्जियन ये काम कर रहे होंगे, उस वक्त हमको 2 मेल एडल्ट मतलब विटनेस की जरूरत होती है सिया लॉ में भी। नहीं, अगर वह माइनर नहीं है, मेजर है, तो किसी भी गवाह की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सिया लॉ। तो ये सब चीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मत भूलिएगा, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो आप लोग समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर इसको बाद में बार बार रिवाइज नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में गलती हो जाएगा आपसे, इसलिए हम बार बार इसको जोर देके पढ़ा रहे हैं। क्लियर? बोलिएगा। अच्छा, एक और आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज पढ़े थे, रेसिप्रोकल पढ़े थे। रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट, चलिए नहीं पढ़े थे या जो भी चीज था, एक यहां भी एक चीज देखना है, इसको हम लोग बोलते हैं RECIPROCITY। रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे हम लोग ना, रेसिप्रोसिटी। अब देखिए, अब इसको समझ लीजिए, एग्जांपल देके समझाते, समझ लीजिए आप लोग। ये क्या कहता है कि मान लीजिए, ठीक है ना, अभी तो आप लोग मेहर नहीं पढ़े हैं, मेहर नहीं जानते होंगे। मान लीजिए कि एक ए नाम का आदमी है, वो ऑफर कर रहा है बी को कि हम तुमसे शादी करेंगे, ठीक है ना, और मेहर के रूप में 2000 रुपया देंगे, ठीक है ना, 2000 रुपीज एज ए डोवर। ओके, और बी कह रहा है कि हम तुम्हारे शादी को मतलब तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, बशर्ते हमको तुम 4000 रुपया दो। बात समझे? रेसिप्रोकल क्या होता है? इसीलिए, हाँ, इसीलिए इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, वहां पर रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाए थे आप लोगों को, ध्यान होगा आप लोगों को। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि दोनों तरफ से प्रपोजल और दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस होता है। एकदम लेमन लैंग्वेज समझा देते हैं आपको। जैसे यहां पे क्या है, यहां पे प्रपोजल दे रहा है, क्या दे रहा है प्रपोजल, कि तुम अगर हम तुमसे तुमको शादी का प्रपोजल दे रहे हैं 2000 रुपये के मेहर पे, मेहर के रूप में तुमको हम 2000 रुपया देंगे।
तो यानी कि यह प्रपोजल दे रहा है, दूसरे को एक्सेप्ट करना है। तो दूसरा क्या कह रहा है, अब दूसरा भी समझो कि प्रपोजल ही दे रहा है पहले को एक्सेप्टेंस करने के लिए। क्या कि हम तुम्हारे शादी को, हम तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, बशर्ते तुम हमको मेहर के रूप में 4000 रुपया दो। अब दोनों एक दूसरे को प्रपोजल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताइए, और दोनों को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। इसी को हम लोग रेसिप्रोसिटी बोलते हैं, रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हैं इस चीज को। तो ये इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो वो फिर मैरिज नहीं होगा, ठीक है। अगर इस तरह की चीजें हो रही है, देयर इज नो रेसिप्रोसिटी बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड देयरफॉर देयर इज नो मैरिज। क्योंकि सिंपल सा प्रपोजल एक्सेप्टेंस में होना चाहिए, जो प्रपोजल है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको दे रहा है 2000 के मेहर पे, आपको एक्सेप्टेंस देना है केवल, ठीक है ना। तो बात बनेगी तब तो, हाँ हाँ तो हाँ बिल्कुल। तो वो एक्सेप्टेंस, अगर वो 10,000 का एक्सेप्टेंस दे रहा है तब शादी होगी। ये तो यही चीज तो कॉन्ट्रैक्ट में भी करते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सिंपल सा चीज है कि दोनों पार्टी किसी एक चीज पर, सेम थिंग एंड सेम सेंस पर क्या होना चाहिए, एग्री करना चाहिए। बात समझ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में यही चीज ना पढ़ते हैं। बोलिए। हाँ, तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है हम 10,000 रुपए, क्योंकि क्या बोलेंगे, दोनों तरफ से प्रपोजल हो रहा है। तो अब दूसरा पार्टी प्रपोजल दिया ना कि हम तुमसे तुम्हारे शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे अगर हम मेहर के रूप में हमको 20,000 रुपया चाहिए। तो कहेगा ठीक है कोई दिक्कत हमको नहीं। तो अब इसकी तरफ से कबूल हो गया, ये एक्सेप्टेंस आ गया, तो एग्री हो गया, तो फिर बात खत्म। लेकिन जब तक ये चलता रहेगा तब तक मैरिज नहीं होगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं। समझे राहुल, आनंद, निशा? तो हमारा यही है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो मेरा पहला एसेंशियल है। जब हम लोग इसको एलोबरेट करेंगे तो इसको यही चीज करेंगे। सबसे पहला क्या बताए हैं, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होगा दोनों पार्टी के बीच में। इसके बाद कोई स्पेसिफिक जो है फॉर्म नहीं होता है, केस बता दिए आप लोगों को। उसके बाद प्रेजेंस दोनों पार्टी के प्रेजेंस में ही होगा या फिर उसका एजेंट रहेगा। मतलब 2 हो गया। तीसरा क्या बता दिए कि एक मीटिंग में होना चाहिए। चौथा क्या बता दिए, विटनेसेस का क्या पोजीशन रहेगा, क्या स्टेटस रहेगा वो बता दिए। और पांचवा क्या बता दिए, रेसिप्रोसिटी बता दिए आप लोगों को। तो ये आपका पहला एसेंशियल कंप्लीट। सेकंड एसेंशियल आइए। पहले एसेंशियल में कोई दिक्कत किसी को? अब सेकंड एसेंशियल आइए, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी एकदम सिंपल चीज है, यह भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, कि कंसेंट होना चाहिए और कंसेंट शुड बी फ्री। और फ्री कंसेंट क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। क्या होता है फ्री कंसेंट? स्वेच्छा से, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। और कोई इसको अच्छा बता सकता है फ्री कंसेंट क्या होता है? अगर अब आप लोग नहीं बताइएगा फ्री कंसेंट क्या होता है, ऐसे बता दीजिएगा हमको हिंदी में स्वेच्छा से, तब तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना बेकार हो जाएगा, मेरा लॉ पढ़ाना बेकार हो जाएगा। निशा, अपनी मर्जी, सब हमको हिंदी बता रहे हैं। हाँ, आनंद थोड़ा सा बता जा रहा था, तो ठीक है हम इसको फिर बता दे रहे हैं। दोबारा ये जवाब हमको मत दीजिएगा कि फ्री कंसेंट का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। नहीं, ये जवाब है ही नहीं। आप उसका हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहे हैं हमको। फ्री कंसेंट का मतलब होता है, कंसेंट शुड बी फ्री का मतलब होता है कि कंसेंट में 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को पलटिएगा, और जब कभी फ्री कंसेंट लॉ में बता रहे हैं, लाइफ के लिए बता रहे हैं कि लॉ में जब कभी फ्री कंसेंट की बात की जाएगी तो ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। लाइफ टाइम याद रखना इसको। कोर्सन नहीं होना चाहिए। कोर्सन का मतलब होता है किसी को डरा के, धमका के, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए।
अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। 2 हो गया। तीसरा, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। चौथा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और 5वां, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंसेंट के समय में अगर ये 5 चीजें हैं, कोई आदमी अगर सहमति दे रहा है और अगर इनमें से 5 में से कोई भी एक चीज है तो वह फ्री कंसेंट नहीं कहलाता है। समझे? जब भी कभी आप लोगों से पूछा जाए फ्री कंसेंट क्या होता है तो ऐसे कभी मत बोलिएगा अक्सर स्वेच्छा से। ऑब्वियस सी बात है, स्वेच्छा से। तो स्वेच्छा से तो हम आपके माथे पे बंदूक लगा देंगे और दे देंगे। आप लोग मूवी वगैरह समय देखते हैं कि एक जाता है गुंडा 5 आदमी को लेकर, एक आदमी को कहता है कि तुम कागज पर साइन कर दो, हम तुमको बदले में 20 लाख का संपत्ति रहता है, कहता है 5 लाख में तुमको दे रहे हैं, साइन कर दो। अब वो देख के डर जाता है और साइन करता है। तो इसको भी तो स्वेच्छा से ही बोलते हैं, कहां कुछ फोर्स किया वो, लेकिन वहां पे कोअर्सन था। कि नहीं राहुल? हाँ, तो उस वक्त वो साइन कर देगा, लेकिन जैसे ही गुंडा सब चला जाएगा और यह आदमी कोर्ट पहुंच जाएगा और कोर्ट में तो वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि देखिए अपने मन से साइन किया है कि नहीं, तो कोर्ट में अगर यह साबित कर देगा कि यहां पे कोर्सन था तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, क्योंकि ये फ्री कंसेंट नहीं था। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी फ्री कंसेंट होना चाहिए। ओके, हाँ, क्लियर? इस पर तो कोई डिबेट नहीं करना है। अब आराम से समझ में आ गया आप लोगों को इसी को। हाँ, इसके बाद कंसेंट जो हो सकता है वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इंप्लाइडली भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस क्या होता है और इंप्लाइड क्या होता है, यह भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुके हैं हम, फिर थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। लेकिन सब चीज को कभी भूलिए मत, लाइफ टाइम याद रखिए सब चीजों को। एक्सप्रेस का मतलब होता है या तो साफ साफ शब्दों में कहा जाए या आपको लिख कर दिया जाए, दैट इज एक्सप्रेस। और इंप्लाइड का मतलब होता है एक्ट ऑफ द पार्टी। ठीक है ना? पार्टी की हरकतों से पता चले कि आपकी सहमति है। समझे? एक आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ, मैं एक इंप्लाइड कंसेंट का तो अलग से आप लोग पढ़े भी होंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट में, अभी उसमें उतना डीप में नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हम एक सिंपल सा चीज आपको एग्जांपल देकर बार बार समझाते हैं कि समझिए कि इंप्लाइड का मतलब होता है कि एक्ट ऑफ द पार्टी। आपका कोई दोस्त आपके यहां गया और क्या किया? आपका एक शर्ट पहन के चला गया। आपका बहुत फास्ट फ्रेंड था, वो आपके यहां आया और आपका शर्ट पहन के चला गया शादी में, किसी के शादी को अटेंड करने के लिए। आप आए और देखे घर में शर्ट नहीं है। दूसरे दिन वो आया और आपका शर्ट खोलकर रख दिया। आप उसको कुछ नहीं बोले, ये नहीं बोले कि दोस्त मेरा तुम शर्ट पहन कर क्यों चले गए, आगे से पूछ कर जाना। वो खोल कर रख दिया, आप भी देखे कि वो खोल कर रख दिया है, अपना शर्ट पहना और चला गया। ये इंप्लाइड कंसेंट हो गया आपका। बात समझे? आपने उसको कुछ नहीं कहा, ना हां कहा ना कहा, लेकिन आप उसको देख लिए कि चलो ठीक है। तो वह क्या समझेगा इन फ्यूचर के लिए? क्या समझेगा कि मेरे दोस्त का कंसेंट है कि कभी भी हम दोस्त के घर जाकर उसका शर्ट पहनकर जा सकते हैं, यही ना समझेगा वो। यही होता है एक्ट ऑफ द पार्टीज, जो हरकतों से पता चले। ना तो कहा गया है ना कहीं लिखा गया है, लेकिन वो चला आ रहा है, आप भी मान लिए हैं, वो भी मान लिया है इस बात को। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंप्लाइड कंसेंट। तो कंसेंट जो है फ्री कंसेंट तो होना ही चाहिए, कंसेंट शुड बी फ्री, और वो कंसेंट इंप्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। ओके, तो चलिए, एक ये हो गया मेरा 2 एसेंशियल कंप्लीट। थर्ड एसेंशियल में हम लोग आते हैं कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। पार्टी शुड बी कंपिटेंट। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े ये चीजें कि पार्टी क्या होना चाहिए? कंपिटेंट होना चाहिए। तो अब कंपिटेंट क्या वहां पे क्या पढ़ते थे? कंपिटेंसी का मतलब, वहां कंपिटेंसी का मतलब पढ़ते थे कि वह आदमी पागल नहीं होना चाहिए, यानी कि साउंड माइंड का होना चाहिए। जिसकी शादी हो रही है, द पार्टीज टू ए मैरिज मस्ट हैव द कैपेसिटी टू एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? तो वह आदमी जिसकी शादी हो रही है वह इतना सक्षम हो सके, वह इतना सक्षम हो कि वह कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सके,
यानी कॉन्ट्रैक्ट करने में जो सक्षम होगा वो शादी करने में भी सक्षम होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने में कौन सक्षम होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम होता है, क्या होगा वो? वहां क्या पढ़ते थे? वहां पढ़ते थे वह मेजर होना चाहिए, उसके बाद साउंड माइंड का होना चाहिए, पढ़ते थे ना। और किसी भी लॉ के द्वारा इसको डिबार ना किया गया हो, ये तीन चीजें हम लोग वहां पढ़ते थे कॉन्ट्रैक्ट में। यहां भी सेम चीजें हैं, फर्क कहां कहां है वो बता देते हैं। सबसे पहला तो साउंड माइंड होना ही चाहिए, स्वस्थ चित्त का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए वो, ठीक है ना, लुनाटिक नहीं होना चाहिए, उसको दौरा नहीं पड़ते रहना चाहिए। और जिस समय दौरा पड़ रहा है उस समय अगर वह कंसेंट दे रहा है तो उस कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। एक आदमी है, ये आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े हैं, एक आदमी है जो कि अभी अभी पागलखाना से ठीक होकर आया है, तो वह क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? निशा? अच्छा, एक आदमी है जो 1 महीना पागल रहता है, फिर थोड़ा 5 दिन के लिए ठीक हो जाता है, फिर पागल हो जाता है, उसको दौरा पड़ते रहता है पागलपन का, तो वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी आप लोग जो भी नहीं सर बोल देते हैं एक बार में हमको, वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा अब आप लोग आईक्यू लेवल को बढ़ाइए अपना, जब ये क्वेश्चन हम पूछे। हाँ हाँ, अगर कोई नशे, वहां पे जो हम लोग बोलते हैं इनकैपेबल बोलते हैं, अगर कोई नशे में है तब भी नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज ध्यान रखिए आप लोग, एक बार में ना सर मत बोल दीजिए, समझिए बात को कि जब वह पागलपन के आवेश में रहेगा, जब वह उसको पागलपन का दौरा पड़ा हुआ रहेगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और जब वो तब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है तो उस वक्त वो शादी भी नहीं कर सकता है। ओके, उसी तरीके से, ठीक है ना, जब वो ठीक रहेगा, मान लीजिए कि 10 दिन के लिए ठीक है, अभी वो अभी बिल्कुल स्वस्थ चित्त का है, तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो उस वक्त वो शादी भी कर सकता है। क्लियर? क्लियर? राहुल, रंजीत, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें? तो ये ध्यान रखना है। अब एक चीज तो समझ में आ गया आपको कि लुनाटिक नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, या सेन नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल स्वस्थ चित्त का आदमी होना चाहिए। वही कैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वही कैपेबल होता है शादी मैरिज करने के लिए। दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं कि वह मेजर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कि मेजर होना चाहिए, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और अगर कर सकता है तो मोरी बीबी केस आप लोग को पता है, उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, उसी कंडीशन में कर सकता है, अदरवाइज इन जनरल टर्म जो है वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब यहां पे हम लोग जो पढ़ते हैं, मेजर तो नहीं पढ़ते हैं, यहां वर्ड इस्तेमाल करते हैं पुबर्टी, PUBERTY, ठीक है ना, पुबर्टी। अब पुबर्टी एज क्या होता है? और आप लोगों को मुस्लिम लॉ में आप लोगों को यही शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इस वर्ड को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग क्या पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि मेजर ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मेजर होना चाहिए, तो यहां पढ़ते हैं प्यूबर्टी होना चाहिए, प्यूबर्टी एज को प्राप्त कर लेना चाहिए, वही आदमी शादी कर सकता है, वही पर्सन शादी कर सकता है। तो प्यूबर्टी एज का मतलब होता है, ठीक है ना, दैट एज एट विच ए पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्यूरिंग चिल्ड्रेन, ठीक है ना, उसी को हम लोग प्यूबर्टी एज बोलते हैं, कि वह क्या परफॉर्म कर सके, सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर सके और संतान उत्पत्ति करने में वह सक्षम हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि उसने अपनी प्यूबर्टी एज को प्राप्त कर लिया है। क्लियर? बोलिएगा। हाँ, तो यहां हम लोग मेजर नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी किसको बोलते हैं बता ही दिए हैं, ये अलग अलग है। अगर आप मतलब कि मुस्लिम लॉ में देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज लिखा हुआ है।
कहीं पे 15 साल लिखा हुआ है। द प्रिजम्पशन इज दैट ए पर्सन अटेंड्स मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब इसके सेंस में, ठीक है ना, एट द एज ऑफ 15, 15 साल। बट अगर आप कल हिदाया का जिक्र कर रहे थे हम लोग, अगर उसके हिसाब से देखते हैं, दैट द अर्लीस्ट पीरियड फॉर ए बॉयज इज 12 एंड फॉर गर्ल्स इज 9। तो हम लोग 12 भी देखते हैं, 9 भी देखते हैं, कहीं 15 भी देखते हैं, ठीक है। है 9, कैसे होगा से मतलब नहीं, 9 है, ठीक है ना। दैट इज एक्चुअली क्या है, ये जो है बायोलॉजिकल है, आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, साइंटिफिकली, ठीक है ना, कौन कितने में सक्षम हो जाएगा ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप 9 में ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं यहां पे, ठीक है ना, तो जब ये हिंदू लॉ में भी जब देखेंगे कि यह तय हो गया था, ठीक है ना, कि अब मेल का इतना होगा, फीमेल का इतना होगा, तो क्या पहले हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, क्या वहां पे माइनर की शादी नहीं होती थी हिंदू लॉ में, मैंने हिंदुओं के बीच में? गांधी जी की शादी कितने साल में हुई थी? तब सोचिए, जब लड़के को 12 होता है, और उससे कस्तूरबा कितनी वो थी, बड़ी थी, कस्तूरबा बड़ी थी उसमें ना, उससे कस्तूरबा छोटी थी शायद, आई थिंक सो 9 या 10, आई थिंक सो, हमको जहां तक हमको ध्यान है, ठीक है ना। बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी गांधी जी की, तो 12 में तो हुआ था। हाँ, तो अभी की बात तो हम लोग पर्सनल लॉ पढ़ रहे हैं, जो कस्टम से रूल होता है। जब तक कि उसको कोडिफाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, अब ध्यान समझिए, लॉ, हम लॉ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक उसको कोडिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है ना, तब तक कस्टम प्रिवेल करता है, ठीक है ना। कल को कस्टम्स, जैसे कि हम लोग बार बार जिक्र करते हैं इस चीज का हम, कि अगर हमारा यूसीसी की हम लोग बात करते हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, इसलिए तो हम लोग यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि किसी का कोई पर्सनल लॉ नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि सीआरपीसी, एक देश एक आपका सीआरपीसी है, एक आपका आईपीसी है, उसी तरीके से एक देश और एक पर्सनल लॉ रहेगा। यही ना है यूसीसी का मेन ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मेन ऑब्जेक्ट है? क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको कि छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, बट जिसको यूनिफॉर्म किया जा सकता है उसको यूनिफॉर्म कर लेंगे। एक हिंदू हत्या करे या एक मुस्लिम हत्या करे या एक क्रिश्चियन हत्या करे, भारत का कोई भी नागरिक अगर हत्या करता है, ठीक है ना, तो आईपीसी का सेक्शन लगता है और सीआरपीसी का प्रोसीजर चलता है। तो जब इसको यूनिफॉर्म किया जा सकता है, तो इसको भी यूनिफॉर्म किया जा सकता है इन फ्यूचर में, कि लड़के की उम्र, जो इंडियन सिटीजन होगा, लड़के की उम्र इतनी होगी, लड़की की उम्र इतनी होगी, तो इसको यूनिफॉर्म किया जा सकता है। सवाल बस इतना है। लेकिन जब तक ऐसा कोडिफाइड नहीं होगा, कस्टम प्रिवेल करेगा, तब तक ये हमारा पर्सनल लॉ है, हम इसको जैसा है उसी तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं। बार बार आप लोग को जिक्र कर देते हैं कि जब तक कोई लॉ पास नहीं हो जाता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आता है, ठीक है ना, तब तक हम लोग जो पहले का जजमेंट है या पहले का लॉ है, जो या लॉ इन फोर्स है, उसको मानेंगे हम लोग। इसमें कहीं कोई इधर उधर की बात नहीं है। ठीक, चलिए अब उसी में देख लीजिए, एक दो जगह आप लोग कुछ बता देते हैं क्या डिफरेंसेस है। जैसे बोले थे, मेजोरिटी इज प्रिज्यूमिंग अमंग द हनीफी, हनीफी स्कूल बताए थे, हनीफी ऑन द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स, हनीफी 15 साल को मानता है। इन द केस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, हनीफी अगर स्कूल की बात करेंगे तो हनीफी स्कूल को जो मानने वाले लोग हैं, लड़के की उम्र भी मानता है 15 होना चाहिए शादी के लिए, और लड़की की उम्र भी मानता है 15 होना चाहिए, पुबर्टी एज मानता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इन द केस ऑफ सिया फीमेल की बात करें, अगर द एज ऑफ पुबर्टी बीइंग द मेंस्ट्रुएशन, जब उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है तब से मानते हैं पुबर्टी एज है उसका। इसलिए बोले हैं कि इस पर हम कुछ
बहस नहीं करेंगे, बुक में देख लीजिएगा। अलग अलग जो स्कूल के मानने वाले लोग हैं उसको अलग अलग तरीके से मेजोरिटी को मानते हैं, प्यूबर्टी एज को मानते हैं, और उसको उसी हिसाब अपने कस्टम्स के हिसाब से वो लोग शादी करने के लिए कंपिटेंट मानता है। क्लियर? ठीक है, बस यानी कि सिंपल सा चीज समझ लो, कंपिटेंसी में दो चीजों का ख्याल रखना। आप लोग क्या क्या ख्याल रखना है हमको? दो चीजों का ख्याल रखना। ये सबसे पहला चीज कि वह पागल नहीं होना चाहिए, यानी कि साउंड माइंड का होना चाहिए। और साउंड माइंड को अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखते हैं तो साउंड माइंड का मतलब कि वह जिस वक्त वह प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वह उसके नेचर को समझने में सक्षम हो। ठीक है ना? वह जो हरकत कर रहा है उसी को हम लोग पागल बोलते हैं, जो नहीं समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो जो आदमी प्रपोजल दे रहा है या जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वह उस एक्ट को समझने में अगर सक्षम है तो उसको हम लोग साउंड माइंड कहेंगे। ओके, तो साउंड माइंड होना चाहिए। और दूसरा, प्यूबर्टी एज को प्राप्त कर लेना चाहिए। हम लोग बस इतना ही चीज को लिखेंगे। प्यूबर्टी एज का सिंपल सा मतलब होता है, ठीक है ना, कि जब वह परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए परफॉर्म करने के लिए सक्षम होगा, फिजिकली, मेंटली एंड क्या कहते हैं, फिजिकली। हाँ, और दूसरा क्या चीज कि वह प्रोक्रेशन ऑफ चिल्ड्रेन, क्योंकि मैरिज का ऑब्जेक्ट ही यही है, वह दोनों चीज करने में जो सक्षम हो जाएगा उसको हम लोग मानेंगे प्यूबर्टी एज को प्राप्त कर लिया है, मेजर है, और वह कंपिटेंट है फॉर मैरिज। क्लियर? आज इतना ही रखेंगे, बाकी का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।